नमस्कार। तो आज के सेशन में हम बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो कि तीसरा पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका दूसरा यूनिट को जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे यूनिट के अंतर्गत हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, ये तीसरा वीडियो हमारा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमने पिछले कक्षा से जहाँ समाप्त किया था वहीं से आगे हम यहाँ पे देखते हैं, प्रयास करते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के उपाय, यानी संप्रेषण प्रक्रिया यानी जो कम्युनिकेशंस है, प्रोसेस है, उसको हम किस तरीके से यूज़फुल बना सकते हैं, उसको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। इन द सेंस कि हम संप्रेषण दे रहे हैं, मतलब हम कोई वक्ता है जो कि अपने विचारों या फिर भावनाओं को वो सामने वाले के बता रहा है, तो वो किस तरीके से उसको उपयोगी बना सकता है या फिर एक तरीके से कहा जाए कि उसमें गुणवत्तापूर्ण ला सकता है। जैसे देखिए, बालकों के व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी किया जा सकता है। जैसे कैसे कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए, कम छात्र होने से शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दे सकेगा। यानी अगर हमें संप्रेषण की जो व्यवस्था है उसको यूज़फुल उपयोगी बनाना है तो हमें कक्षा की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो कम से कम रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो शिक्षक है वो प्रत्येक बच्चे की मनोदशा को पढ़ सकेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देगा। ठीक है, सभी की जो समस्या है उनको दूर कर सकेगा। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए और कम छात्र होने से शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दे सकेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, इससे शिक्षक छात्र अनुपात कम होगा और वे अर्थात शिक्षक छात्रों के अधिक निकट आ सकेंगे। यहाँ पे क्या बताया, कोशिश की गई है, पहला बात तो यहाँ पे छात्रों की संख्या यहाँ पे कम रखी जाए, एक संख्या में, एक कमरे में। ठीक है, यहाँ पे कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए और कम छात्र होने से शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान दे सकेगा। और दूसरा यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यालय है उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। अब जब शिक्षक बढ़ाए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो कम होगा, जिससे क्या होगा कि वो अधिक निकट आ सकेंगे, यानी जो शिक्षक है वो बालकों के अधिक निकट आ सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है कि बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाए। यानी बालकों की किस प्रकार से रुचि है। ठीक है, कोई बालक पढ़ना चाहता है, कोई बालक खेलना ज़्यादा पसंद है उसको। ठीक है, तो उसकी रुचि के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाए, जिससे संप्रेषण जो है वो अत्यधिक यूजफुल हो सकता है, यानी उपयोगी हो सकता है। अगला हमें और चौथा पॉइंट कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाए और उनकी बुद्धि का उपलब्धि के अनुसार वर्गीकरण किया जाए। यानी यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे जो है मूल्यांकन किया जाए बच्चों को परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, तो बालकों की बुद्धि का मापन किया जाए जिससे उनकी बुद्धि के उपलब्धि के अनुसार उनका वर्गीकरण भी कर दिया जाए। पांचवा है कक्षा निर्माण करते समय व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए और रुचि, योग्यता और मानसिकता क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। यानी बालकों को जब वर्गीकरण किया जाए तो किसके आधार पर किया जाए, उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी रुचि किस विषय में है, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से, उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए। इससे क्या होगा कि संप्रेषण जो है वो अत्यधिक, मान लीजिए कि एक ही आयु वर्ग के बच्चे हैं एक क्लास में, तो उससे क्या होगा कि आपको पता है कि हाँ एक ही वर्ग आयु के बच्चे हैं, अगर हम एक बार समझाएंगे तो सभी बच्चे एक ही बार में समझ जाएंगे। और जब एक ऐसी कक्षा है जहाँ पर विभिन्न मानसिकता, विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं, तो आप जो टीचर होता है वो भी क्या होता है, परेशान हो जाता है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पर वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो संप्रेषण का जो माध्यम है वो अति ही सरल एवं सहज हो जाएगा। अगली बात क्या कही गई है कि कक्षा निर्माण करते समय व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए, रुचि, योग्यता और मानसिकता क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए और शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाए। ठीक है, शिक्षकों का कार्यभार भी यहाँ पे कम किया जाए। तो हमने क्या देखने का प्रयास किया है, पहला चीज़ हमने देखने का प्रयास किया कि छात्रों की संख्या कम रखी जाए। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा हमने देखा कि रुचियों की आवश्यकता के में ध्यान रखकर शिक्षा दिया जाए। और चौथा हमने देखा कि बुद्धि का मापन किया जाए और उनका उसी के हिसाब से वर्गीकरण भी किया जाए। और रुचि, योग्यता और मानसिकता क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए बच्चों का, और शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाना चाहिए। तो ये हमारी थी संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के उपाय। अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो पहला है शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, तो शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, शाब्दिक संप्रेषण में संदेश भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप से, वाणी द्वारा तथा लिखित रूप से शब्दों या संकेतों द्वारा विचार अथवा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को 2 प्रकार के संप्रेषणों में विभक्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि शाब्दिक संप्रेषण क्या है, यानी शब्दों के माध्यम से संप्रेषण।
तो क्या बताया गया है कि शाब्दिक संप्रेषण में संदेश भाषा का प्रयोग किया जाता है, संदेश में जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथा लिखित रूप से शब्दों या संकेतों के द्वारा अथवा भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो माध्यम में, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है, अगर मौखिक करेंगे तो वाणी के रूप में और लिखित करेंगे तो शब्दों के रूप में। अब शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक लिखित संप्रेषण और एक मौखिक संप्रेषण। जब लिख के आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे लिखित संप्रेषण होता है, और जब वहाँ पे आप मौखिक यानी बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे मौखिक संप्रेषण होता है। लिखित संप्रेषण की बात करते हैं तो लिखित में क्या होता है, इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें संदेश देने वाला व्यक्ति लिखित रूप से शब्दों या संदेशों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखित में क्या होता है कि व्यक्तियों का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। तो इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप से शब्दों या संदेशों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति अर्थात संदेश देने वाला व्यक्ति की भावनाओं को समझकर अर्थ लगाते हैं, और लिखित संदेशों को समझने के लिए लिखित भाषा सरल, सुगम, स्पष्ट तथा बोधगम्य हो ताकि संदेश बिना किसी भ्रम के सही रूप से ग्रहणकर्ता ग्रहण कर सके। ठीक है, यानी अगर आप संदेश भेजते हैं तो उसकी जो भाषा हो वो क्लिष्ट नहीं हो, वो सरल एवं सहज हो ताकि सामने वाला बड़ी आसानी से आपकी भावनाएं जो आपने उसे लिखी है वो समझ सके। ठीक है, दूसरा है मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत हमने क्या देखा कि मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। किसका? तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं, और मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों आदि की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, उसमें ये भी इंटरव्यू भी है, साक्षात्कार भी को शामिल किया जा सकता है क्योंकि वो भी मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जो तथ्य हैं वो जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है, और इस विधि में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने रहते हैं, और मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये हो गया शाब्दिक। अब देखते हैं अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में। तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु अर्थात आंखें और संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श आदि संपर्क आदि प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, जैसे वाणी संप्रेषण, इसमें क्या होगा, इसमें जो है बताया गया कि भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत वाणी संप्रेषण आता है, जिसमें विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। जैसे वार्ता के मध्य यस यानी हाँ हाँ कहना, या फिर बीच बीच में कहना, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वाणी संप्रेषण यानी आप विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा है चक्षु संपर्क या फिर मुख मुद्राएं यानी व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन स्थिति की सही अंदाजा लगाने में सफल होते हैं। यानी चक्षु मतलब आँखों का, मान लीजिए आप कोई शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को और बच्चे जो हैं इधर उधर देख रहे हैं, मतलब बच्चों का मन जो है वो नहीं लग रहा है, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, उससे वाकिफ़ हो जाएगा। यदि आप एक सफल संप्रेषण करना चाहते हैं एक दूसरे व्यक्ति के मध्य में, तो आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, आपके चेहरे पे जो भाव होते हैं, जो कि भय, क्रोध, शोक, प्रसन्नता तथा आश्चर्य का जो भाव होता है, वो संप्रेषण सरलता से किया जा सकता है। अब बाधिरों यानी जो अंधे हैं और जो गूंगे हैं व्यक्तियों के लिए तो यह संप्रेषण तो अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, उनके लिए। अगला है संपर्क, स्पर्श संपर्क क्या होता है, तो स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाया जाता है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने के समर्थ होता है। हाथ मिलाते ही पता चल जाता है कि यह दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। माँ के हाथ का एक स्पर्श मात्र उसके शिशु को ही बहुत कुछ कह जाता है। यानी ठीक है, स्पर्शों के माध्यम से आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या फिर दुश्मनी का हाथ बढ़ा रहे हैं,
आप किससे बात किस तरीके से आपकी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आप हाथ किस तरीके से मिला रहे हैं, कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, हाथ मिलाने का तरीका क्या है, आपने हाथ मिलाने के साथ साथ में आंखों के सामने क्या इशारे किए, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। आंखों से चेहरे पर प्रसन्नता है या फिर क्रोध है, ये भी चीज़ क्या है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये चीज़ें देखा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखा, शाब्दिक के अंतर्गत हमने देखा 2 मौखिक संप्रेषण, और इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, लिखित संप्रेषण। साथ ही साथ में अशाब्दिक संप्रेषण में हमने क्या देखा, वाणी संप्रेषण, चक्षु संपर्क या फिर मुख मुद्राएं, इसके अंतर्गत स्पर्श संपर्क साथ ही साथ में देखा है। अब संप्रेषण का महत्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी प्रभावशाली शिक्षण बिना संप्रेषण के नहीं हो सकता है। यह तो सत्य है कि कुछ सीखना व्यक्ति के अपने प्रयास से प्राप्त करने की प्रक्रिया के समय हो सकता है। जैसे जैसे बालक प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है वह अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है, किंतु यह सीखना बहुत कम होता है। मानव एक, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी प्रभावशाली शिक्षण बिना संप्रेषण के नहीं हो सकता है। पहली बात, यह तो सत्य है कि कुछ सीखना व्यक्ति के अपने प्रयास से प्राप्त करने की प्रक्रिया के समय हो सकता है, यानी आप खुद से सीखता है। जैसे जैसे बालक प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है वह अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है, किंतु यह सीखना बहुत कम होता है। ठीक है, शिक्षण विधिया के माध्यम से वो ज़्यादा सीखता है, जैसे विद्यालय हो गया। अब मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना सीखना होता है। उसे समाज की संस्कृति को ग्रहण करना होता है और उन व्यवहार के प्रतिमानों को सीखना होता है जो उसे सामाजिक वातावरण में दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इन्हें सीखने के लिए उन्हें दूसरों से संपर्क बनाना होता है और उनके साथ संप्रेषण करना होता है। अतएव संप्रेषण व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कि संप्रेषण व्यक्ति और व्यक्तिगत, अतएव जो संप्रेषण है व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए संदेश किस तरीके से जाता है, तो संदेश का स्रोत होता है। ठीक है, संदेश भेजने वाला होता है, फिर संदेश का स्रोत होता है यानी माध्यम होता है, एनकोडिंग होता है। ठीक है, इसके बाद संदेश का माध्यम होता है, यानी हम उसको कोडिंग के माध्यम से यानी लिख के हम उसको भेजते हैं। तो संदेश का माध्यम यहाँ पे एक तो होता है श्रोता। ठीक है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा एक स्रोत होता है। ठीक है, संदेश का स्रोत। अब स्रोत यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने लिखा कि हाँ ये चीज़ें जो है तथ्य पर लिखेंगे। अब हमने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है, उसको लिखा। अब संदेश का माध्यम होगा, हम उसको किससे, डाकिए के माध्यम से, किसके माध्यम से जो है भेजते हैं। अब क्या होगा कि जो संदेश प्राप्त करता होगा उसको डिकोडिंग करेगा, नहीं उसको पढ़ेगा। अब संदेश प्राप्त करता हो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ करके वो फीडबैक देगा कि हाँ आपका जो है संदेश अच्छा था या फिर किसी भी तरीके का जो है फीडबैक देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन था वो आज ही यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।